हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन चल रहा है। ठीक है ना। पिछले भाग में हमने बात की थी। पिछले भाग में केपलर लॉ समझाया था आपको कि ग्रेविटेशन केपलर लॉ क्या होता है। हमने ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे और जाते जाते हमने बात की थी अगर हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना उसको कम ज्यादा करें या डिस्टेंस उनके बीच की कम ज्यादा करें तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन हम कर चुके थे है ना। बाकी बच्चे हम कुछ करेंगे, देन हम आगे अपना अगला टॉपिक फ्री फॉल स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलते हैं इसको करने के लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कल का हमारा पहले जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं अपना। हम बात कर रहे थे कि व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है उसको क्या होता है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्या चेंज होगा, कैसे होगा, जिसमें से हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज सेकंड पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल। पहले डबल की, देन ट्रिपल, और उसके बाद ट्रिपल करी। ठीक है, चलो। तो आपको पता है, हम इसको F1 ले लेते हैं। कितना होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर D स्क्वायर, है ना, D स्क्वायर। इसको ले लेते हैं। आपको पता है कि क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल। जो दूरी है यानी D को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। D को हमने 2D कर दिया, है ना, डबल कर दिया। तो F2 कितना हो जाएगा बच्चों? F2 हो जाएगा आपके पास G M1 तो उतना ही रहा, M2 भी उतना ही रहा, है ना। इसको D1 कर लेते हैं। D1 की जगह हमने क्या लिखना है, 2D1। क्या लिखना है, 2D1 का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, G M1 M2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 D1 का स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू G M1 M2 अपॉन D1 का स्क्वायर, है ना। 1/4 को मैंने साइड ले लिया, 1/4 को G M1 M2 अपॉन D1 स्क्वायर, है ना। चलिए, F2 इज इक्वल टू 1/4। आपको पता है G M1 M2 अपॉन D1 स्क्वायर कितना है। G M1 M2 D1 स्क्वायर कितना बच्चों, F1 है। कितना है, F1 है। तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास F1। तो F2 कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ F1। F2 कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ F1। F2 आपके पास हो जाएगा 1/4 ऑफ F1। यानी अगर आप दूरी को डबल कर देते हैं तो फोर्स कितना हो जाता है बच्चों, फोर्स बिकम 1/4। फोर्स बिकम 1/4 कितना हो जाता है, 1/4, है ना। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4। इतनी बात आपको समझ में आई, 1/4 हो गया। यानी जो नया फोर्स है वो पहले फोर्स के 1/4 हो गया डिस्टेंस को डबल करने पे। तीसरी बात है, हमने क्या किया, ट्रिपल कर दिया, 3D1 कर दिया, है ना। तो F2 कितना हो जाएगा, G M1 वो ऐसे ही रहा, M2 भी ऐसे ही रहा, और D1 की जगह आ गया 3D1 का होल स्क्वायर, है ना। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा आपके पास G M1 M2 अपॉन 9D1 स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, 9D1 स्क्वायर, है ना। 9D1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका ऐसे लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू 1/9 G M1 M2
अपॉन d1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपने देखा F2 1/9, भाई Gm1 M2 अपॉन डी स्क्वायर कितना है, पीछे आप जाएंगे, पीछे अगर आप जाए तो देखें Gm1 M2 अपॉन d1 स्क्वायर कितना आपका, ये है F1, तो इसकी जगह मैं F1 वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है ना, F1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो नया फोर्स है F2 वो कितना हो गया, 1/9 हो गया, 1/9 ऑफ F1, है ना। जो नया फोर्स है F2, है ना, जो F2 है कितना हो गया, बिकम F2 बिकम 1/9 ऑफ F1। पहले फोर्स का कितना, 1/9, पहले फोर्स का कितना हो गया, 1/9 हो गया। ठीक है ना, पहले फोर्स का कितना हो गया बच्चों, 1/9 हो गया। कौन हुआ पहले फोर्स का 1/9, F2 पहले फोर्स का 1/9 हुआ। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आए। चलिए अगला पार्ट है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया था, थर्ड पार्ट हमें दिया था मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, mass of both object are doubled। दोनों ऑब्जेक्ट के मास को आप डबल कर देते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है ना, तो यानी मैंने क्या किया, m1 को कितना कर दिया, m1 को क्या 2m1 कर दिया, और m2 को कितना कर दिया, इसको भी 2m1 कर दिया। ठीक है ना, m1 को हमने क्या किया, 2m1 किया, m2 को भी कितना कर दिया, 2m1 कर दिया, इतना हमने कर दिया। ठीक है ना, इतना हमने कर दिया। ठीक है ना, तो हमने जो मास है बोथ ऑब्जेक्ट का डबल किया, m1 को इतना किया, m2 को भी इतना किया। अब आपको बताया अगर मैं वैल्यू रखता हूँ F2, जी m1 की जगह मैं पुट करूंगा 2m1, है ना, अच्छा m2 की जगह कर देता हूँ 2m2। ठीक है, यहाँ पे m क्या था, 2m2 था। चलो अपॉन नीचे आपके पास क्या है, d1 का स्क्वायर। ठीक है ना, पीछे देखो क्या है, पीछे G 2m1 और 2m2, 2 इंटू 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, है ना, इसको इस तरह लिख देते हैं, 2 इंटू 2 दोनों मैंने बाहर ले लिया, G m1 m2 अपॉन d1 स्क्वायर। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू 2 टू 4 हो जाएगा आपके पास, G m1 m2 अपॉन d1 स्क्वायर, है ना। तो F2 इज इक्वल टू आपके पास 4। अच्छा ये आपके पास क्या है, F1 है, पीछे आप देखोगे F1 है, तो F2 कितना हो गया, चौथा 4 टाइम हो गया F2 के। तो जो नया फोर्स है F2 कितना हो गया, F2 बिकम 4 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, F1 के 4 टाइम्स हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे ये करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करते हैं बच्चों, समझ आएगा आपको कैसे ये करना है। आई बात समझ में, चलो तो आगे करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है आज का फ्री फॉल। आज का नया टॉपिक है फ्री फॉल। ठीक है ना, फ्री फॉल। चलिए तो फ्री फॉल के बारे में आपने देखा कि फ्री फॉल को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। हमने क्या किया, एक स्टोन लिया, उसको ऊपर की तरफ फेंका। एक स्टोन है सपोज हमारे पास, मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो स्टोन क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जहां तक जा सकता है एक मैक्सिमम हाइट तक स्टोन क्या करेगा, पहुंचेगा, है ना। ये हमारे पास स्टोन है और ये क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जा सकता है। ठीक है ना, अच्छा जैसे हमने फेंका, इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग, नीचे को आने लगेगा, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और फिर नीचे को जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे देखा, हमने पढ़ा है कि जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड्स इट। जो अर्थ है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कभी जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है फॉल होता है अर्थ की तरफ अंडर द फोर्स अलोन, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, वो नीचे की तरफ आता है, तो हमने बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, तो वी से दैट इट इज एन फ्री फॉल, फ्री फॉल में है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है ना। तो
जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो कोई उसकी डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उसकी नीचे की तरफ है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन में उसका कोई चेंज नहीं आया, बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन, अर्थ के कारण देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन में तो कोई चेंज है नहीं भाई, डायरेक्शन वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अर्थ अट्रैक्शन के कारण, अर्थ की अट्रैक्शन के कारण उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, अर्थ अट्रैक्शन के कारण उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में क्या चेंज आता है? अर्थ अट्रैक्शन के कारण चेंज आता है, ठीक है ना। तो एनी चेंज इन वेलोसिटी मूव्स, एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन, और आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, यानी उसके एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है। तो व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, है ना, हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है इसी को अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना भाई। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज यानी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन हो रहा है किसके कारण? अर्थ ग्रेविटेशन के कारण, तो हम इसको बोलते हैं, ये क्या है बच्चों? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू, acceleration due to gravitational force of earth, acceleration due to gravitational force of earth, acceleration due to gravitational force of earth, gravitational force of earth के कारण क्या होता है? acceleration होता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है। therefore this acceleration is called acceleration due to gravitational force, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल जी से। भाई ग्रेविटे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम कैपिटल जी से करते हैं, और इसको क्या करते हैं? स्मॉल जी से करते हैं। तो यूनिट होती है जी की, वो सेम होती है जैसे एक्सेलरेशन की होती है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो यूनिट किसकी होती है? एक्सेलरेशन की होती है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी होती है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है। हमने सेकंड लॉ पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमने सेकंड लॉ में पढ़ा, ठीक है ना। तो अगर मास ऑफ स्टोन आपका क्या है? मास ऑफ स्टोन आपका कुछ m है, और ऑलरेडी हमको पता है कि देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्वड इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डिनोटेड बाय g। तो जो मैग्नीट्यूड है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन के ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी F को हम क्या लिख सकते हैं भाई? जो मास है, जो स्टोन का मास है, आप सपोज क्या है? स्मॉल m है, और हमने बोला कि वो एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। F कितना हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? स्टोन था ना, स्टोन, उसका मास कितना माना? m, और अंडर फ्री फॉल वो नीचे को आ रहा है, किसके साथ? एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, जिसको हमने बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F हो जाएगा आपका mg। अब F mg हो जाएगा, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है g m, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या हमारे पास बच्चों? g m इन m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है। तो मैं F की जगह क्या लिख सकता हूँ? F की जगह मैं mg पुट कर सकता हूँ। F की जगह मैं क्या रखता हूँ? स्टोन का मास लिख सकता हूँ। F की जगह क्या मैं रख सकता हूँ? स्टोन का मास। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, हमने कहा कैपिटल G, बड़ा M मास ऑफ अर्थ, छोटा m स्टोन का मास अपॉन आपका डी स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो F की जगह mg आ गया, इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, है ना। तो हमने देखा स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना, m अपॉन जी स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारे पास ये बच जाएगा, g इज इक्वल टू m अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, जहाँ पे जो कैपिटल M हमने कहा मास ऑफ अर्थ है, D क्या है बच्चों? डिस्टेंस है किसके बीच में? ऑब्जेक्ट और अर्थ को लेके, ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट
अगर लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट ये तो अर्थ के सरफेस पे या अंदर है, तो जो दूरी है, डिस्टेंस, वो किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। सपोज हमने कहा कि ये अर्थ है, ये क्या है बच्चों, अर्थ है। हमने कहा ये क्या है, अर्थ है। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास रखा हुआ है ना, सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास रखा हुआ। हमने क्या कहा था, जो स्मॉल डी है वो उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की दूरी है। ये जो हमने डी, इस डी की बात कर रहे हैं, ये डी क्या है, ये डी आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है ना डी। तो अगर अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी डी है और जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं जो दूरी है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। ये जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो क्या हम डी को वो लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। डी मतलब रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो ऑब्जेक्ट क्या है, सरफेस के पास है, जो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सरफेस के पास होते हैं, उनके लिए जी कितना हो जाता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। जहाँ पे, क्योंकि अर्थ क्या है बच्चों, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती भी है घटती भी है। तो रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, है ना, पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ती है। तो जो वैल्यू ऑफ जी है बिकम ग्रेटर एट द पोल्स, पोल्स में क्या होती है बच्चों, ग्रेटर होती है जी की वैल्यू देन एट द इक्वेटर, है ना। आपने देखा ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। अब यहाँ पे आपका ये इक्वेटर हो गया, ये वाली लाइन क्या होती है, इक्वेटर होती है। और यहाँ पे ये पोल्स है ना, पोल्स है। अब कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है पोल्स पे रखा हुआ, और एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है ना, एक ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ, पोल्स पे रखा हुआ, एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है ना। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, पोल्स पे रखा हुआ, अर्थ पे रखा हुआ। तो हमने कहा रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, जो रेडियस है पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे ना, तो आर इंक्रीज करेगी, क्या करेगी बच्चों, आर इंक्रीज करेगी। और आप देख रहे हो कि जी और आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी और आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, है ना, जी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो पोल्स में रेडियस है, पोल्स में रेडियस क्या है बच्चों, बहुत कम है। पोल्स में रेडियस क्या है, स्मॉल है। तो अगर आर की वैल्यू स्मॉल रहेगी तो जी ज्यादा होगा, है ना। तो जी ज्यादा, तो जी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है, या जी ग्रेटर होता है पोल्स पे। तो जी इज ग्रेटर एट पोल्स, ग्रेटर एट पोल्स। पोल्स में जी क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि पोल्स में ऑब्जेक्ट रखा है, तो अर्थ और उसके बीच की दूरी कम है। तो अगर आर कम होगा तो जी बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जैसे वो इक्वेटर की तरफ आएगा तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो वैल्यू ऑफ जी बच्चों ज्यादा होती है पोल्स में, और जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी एट इक्वेटर, है ना। इक्वेटर में वो वैल्यू कम हो जाएगी। कम क्यों हो रही है वैल्यू इक्वेटर में, क्योंकि रेडियस बढ़ गई, ये वाली क्वांटिटी आर बढ़ गई। तो आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए होता है। तो फॉर मोस्ट कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट और नियर द अर्थ सरफेस, है ना। हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के आसपास की वैल्यू लेते हैं, बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना, क्या है उसको जानते हैं कि भाई जी है, क्योंकि हमको तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है जी की, है ना। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं आसपास सरफेस ऑफ अर्थ के। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है जी की वैल्यू, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, है ना। जी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर है ना। अब हमको पता है जो जी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 ये होता है हमारे पास, है ना। मास ऑफ अर्थ हमारे पास कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 के जी, ठीक है ना, 6 इंटू 10 की पावर 24 के जी। और आर रेडियस, जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो आपके पास कितनी है बच्चों, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और मीटर में होती है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर।
चलिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो आपके पास जी की वैल्यू आती है ना, सॉल्व करने पे जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स, 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2। कितनी आती है? 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2, ये आपकी यूनिट आती है। ठीक है ना। इस तरीके से क्या आती है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन को हमने चेंज करा, न्यूटन को हम चेंज करते हैं तो इसलिए ये 9.8 मीटर पर सेकंड आती होगी। आपको पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, तो मीटर पर सेकंड माइनस 2 ये इसकी वैल्यू आती है, किसकी? स्मॉल जी की। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया कि इस तरीके से ये चीजें होती है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना, कि कैसे जो मोशन होता है, motion of objects under the influence of gravitational force of the earth, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। कि कैसे, किस तरीके से हम इसमें बात करेंगे, हम देखते हैं कि एक एक्टिविटी है, उसके द्वारा हम समझते हैं, है ना। एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर लिया और एक स्टोन लिया, एक कागज का टुकड़ा लिया, एक पत्थर लिया, दोनों को हमने छोड़ दिया, एक फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग से साइमल्टेनियसली छोड़ दिया। ऑब्जर्व किया वेदर बोथ ऑफ देम रीचेस द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, क्या दोनों के दोनों ग्राउंड पे एकदम से आ पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो पेपर है रीचेस द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। भाई पत्थर पहले पहुंचेगा, पेपर देर में पहुंचता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा एयर रेजिस्टेंस के कारण। जो एयर क्या करती है, रेजिस्टेंस लगाती है पत्थर पे भी, पेपर पे भी। पत्थर पे कम रेजिस्टेंस लगता है, वो एकदम से पहुंच जाता है, पेपर पे ज्यादा लग रहा है, वो कम पहुंचता है। तो ये एयर रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो एयर ऑफर रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एयर पेपर पे वो ज्यादा होता है स्टोन के मुकाबले, जैसे मैंने बताया। तो अगर हम क्या करें बच्चों, एक्सपेरिमेंट करें, यही एक्सपेरिमेंट करें हम किसी ग्लास जार में, फ्रॉम विच एयर हैज बीन सक्ड आउट, जिसमें से एयर को हमने हटा दिया, तो पेपर एंड स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट। अब हमने क्या किया, हमने ग्लास जार लिया और उसमें एक्सपेरिमेंट किया, हमने एयर हटा दिया वहां से और पेपर और स्टोन दोनों को फेंका नीचे, देखा दोनों के दोनों सेम रेट से पहुंचे, है ना। दोनों के दोनों किससे पहुंचे बच्चों? सेम रेट से पहुंचे। तो ये आपको बात समझ आए कि ये सेम रेट से ऐसा क्यों पहुंचा, है ना। सेम रेट से पहुंचने का किसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था। ठीक है ना। अच्छा, इतना बात आपको समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, है ना, ये जो एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट को लगता है वो इंडिपेंडेंट है उसके मास के, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। भाई स्टोन का मास कुछ था, पेपर का मास कुछ था, है ना। तो आपको पता है कि पेपर का मास क्या होता है, पेपर है, सपोज ये पेपर है, आपके पास ये पेपर है, पेपर, और ये आपके पास क्या स्टोन है। आपको पता है कि स्टोन का जो मास है वो ज्यादा होता है ना। स्टोन का मास क्या है आपके पास, ज्यादा है। पेपर का मास क्या है, कम है। पेपर का मास कम है। जब हमने इनको हवा में फेंका तो हमने देखा स्टोन पहले पहुंचा, पेपर बाद में, क्योंकि एयर, पेपर में एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया एयर को हटा के तो दोनों के दोनों सेम उसमें पहुंचे। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि दोनों जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा है उसमें ऑब्जेक्ट पे, वो क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब दैट ऑल ऑब्जेक्ट, हॉलो सॉलिड हो, बिग हो स्मॉल हो, शुड फॉलो एट द सेम रेट। कैसे भी ऑब्जेक्ट हो, छोटे बड़े, सब सेम रेट से पहुंचेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम। तो गैलीलियो ने भी क्या किया था, अलग अलग ऑब्जेक्ट को फेंका लीनिंग टावर से। तो जैसे जो एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, जो जी होता है स्मॉल जी, वो क्या होता है अर्थ के पास कांस्टेंट होता है।
all the equation of uniformly accelerated motion of object become valid with acceleration a replaced by g, है ना। आपने वो पढ़ी है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है कि भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपने सारी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। तो जब g क्या होता है, कांस्टेंट है नियर द अर्थ। g क्या है, कांस्टेंट है नियर द अर्थ। जो g है वो अर्थ के पास क्या है, कांस्टेंट है। जो g है इस कांस्टेंट नियर द अर्थ, है ना। तो जितनी भी इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वैलिड हो जाएंगी बिकम, जहाँ पे हम a को रिप्लेस कर देते हैं g से। तो अभी हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना। u प्लस जी टी लिख सकते हैं, समझ आया ना। तो a रिप्लेस कर दिया हमने बाय g से। इस तरीके से s हमारे पास क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। अगली हमारे पास ये थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, है ना। हमने a को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया g से, जहाँ पे u और v इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, और s क्या है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। तो इन अप्लाइंग दिस क्वांटिटी a विल टेक एक्सेलरेशन a टू बी पॉजिटिव एंड इट इज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी that is in the direction of motion. Acceleration will be taken as negative when it oppose the motion, है ना। अगर क्या हो, a को आपने पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है ना। a को कब लेना होता है पॉजिटिव, जब हम क्या करते हैं, a को पॉजिटिव कब लेंगे, जब जो मोशन है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में हो रहा हो। और जब मोशन अगेंस्ट जो मोशन, मतलब जो a है वो कब लेना है हमने नेगेटिव, व्हेन इट अपोज द मोशन, जब वो मोशन को क्या कर रहे हो, अपोज कर रही हो, तब हमें ये लेना है, ठीक है ना। तो आई बात समझ में, इसलिए इसको ये लेना है हमने, ठीक है ना। तो a को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं g से। समझ आया, इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, फ्री फॉल से रिलेटेड क्या क्या चीजें थी। तो इस तरीके से बच्चों आपको फ्री फॉल के बारे में समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कि किस तरीके से फ्री फॉल का कंसेप्ट है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।